जरा सोचो दोस्तों, चार फ्रेंड एक भूतिया हवेली जाते हैं। ये हवेली भूतिया है या नहीं, ये पता करना उनका काम था। लेकिन हवेली के अंदर उनके साथ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। क्या है उस भूतिया हवेली के पीछे का राज, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कियों से, जिसमें कि एक लड़की का कहना था कि भगवान नहीं होते, क्योंकि अगर होते तो आज उनकी माँ जिंदा होती। अब उसके कुछ ही देर के बाद हम एक एक्सीडेंट को देखते हैं, जहां पर एक लड़की मर जाती है। अब कुछ समय के बाद हम एक गोस्ट हंटर की टीम को देखते हैं, जो कि एक भूतिया हवेली यानी कि विक्टोरिया हाउस जा रहे थे। दोस्तों, इस टीम में थे शालिनी, जो, अभी और मोजो। रास्ते में इन लोगों को समीरा नाम की एक लड़की मिलती है, जिससे कि ये लोग एड्रेस पूछते हैं। समीरा विक्टोरिया नाम का हाउस देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है और वो कहती है कि उसकी परमिशन के बगैर वो वहां नहीं जा सकते। समीरा कहती है कि वो खुद उस हवेली की मालकिन है। फिलहाल वो जर्मनी में रहती है और कल ही इंडिया आई थी। उसने वो हवेली दो बहनों को रेंट पर रहने के लिए दी थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद इस हवेली में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। लोग इसे भूतिया हवेली कहने लगे। कई सालों में वो इस हवेली को बेचने में लगी है, लेकिन यह हवेली हॉन्टेड होने की वजह से उसे कोई भी खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। ये चार लोग समीरा से कहते हैं कि हम ऐसे ही जगहों पर जाकर पैरानॉर्मल घटनाओं को एक्सप्लोर करते हैं। ये सुनने के बाद समीरा इन लोगों के साथ एक डील करती है। वो उन चार दोस्तों को पैसे देने के लिए भी तैयार थी, अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि ये हवेली भूतिया नहीं है। अब उसके बाद समीरा इन लोगों को लेकर विक्टोरिया हाउस चली जाती है। बाहर से ये हवेली एक खंडर वीरान सी लग रही थी। उसके बाद गोस्ट हंटर की टीम अपनी डिवाइस को लेकर रेडी हो जाती है, जहां पर शालिनी जो को एक IMF मीटर देती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीटर। जब भी कोई आत्मा इनके आसपास होगी तो ये मीटर उसकी फील्ड को डिडक्ट कर लेगा और इससे उन्हें पता चल जाएगा कि कहां पर आत्मा है। अब दोस्तों, यहाँ पर शाम के 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। शालिनी कैमरा में इस जगह का इंट्रोडक्शन देती है और ये दोस्त मिलकर स्विमिंग पूल की तरफ से शुरुआत करते हैं। ये स्विमिंग पूल बहुत ही ज्यादा गंदा था, पर उसके बीचों बीच एक कुर्सी थी जो कि काफी ज्यादा साफ सुथरी थी। शालिनी ये पूछती है कि यहाँ पर कोई है क्या, यदि कोई है तो सिग्नल दे। अभी ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब ये लोग एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहाँ की दीवार पर अजीब सी पेंटिंग बनी हुई थी। इन लोगों को घर में आए हुए 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिला था। यही बात शालिनी कैमरे में बताने जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और उनका डिवाइस EMF मीटर भी अपनी रीडिंग फुल दिखा रहा था। ये लोग फिर से उस कमरे में जाते हैं, जहां पर उन्हें खिड़की के पास एक स्मॉल टेडी बियर दिखाई देता है। खिड़की से सभी लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो अभी को उसके कैमरे में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो आत्मा स्विमिंग पूल के कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक रेड कलर का टेडी बियर था। बाकी के लोग भी कैमरा में देखने लगते हैं और अगले ही पल में सबके सामने उसी रूम में वो टेडी बियर आ जाता है। वहां पर उन्हें किसी के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं और ये सब देखकर वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। अब उसके बाद समीरा कहती है कि नीचे टीवी ऑन हो गया है और शायद हमें अगला क्लू वहीं पर मिलेगा। अब नीचे जाकर शालिनी कैमरा के सामने बोलती है कि यहाँ पर हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कई सारे सबूत मिले हैं। और उसी वक्त अभी के सामने एक ब्लैक घोस्ट फिर से आ जाता है और वो इस बार उनके कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है और उस टीवी के जरिए हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तारीख थी 24 जनवरी 2013, जहां पर हम देखते हैं कि दो बहनें जेसी और एमी एक होटल में बैठी हुई थी। एमी जेसिका का बैग कार में ही भूल कर आई थी, इसलिए अब जेसी चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर उसका बैग नहीं था। जेसी को लगता है कि बैग चोरी हो गया है, क्योंकि उनके कार की खिड़की ओपन थी। अब जेसी एमी को डांटने लगती है, क्योंकि उसके बैग के अंदर उसके ID कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल सब कुछ था। वो पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट लिखवाती है
और उसके बाद वो एमी को लेकर विक्टोरिया हाउस पहुंच जाती है जो उसका घर था। लेकिन एमी उससे पूछती है कि ये हम कहाँ आ गए और ये किसकी हवेली है, और तो और तुम मुझे एमी क्यों बोल रही हो। लेकिन दोस्तों इतने सवाल पूछने पर भी जेसी एमी की कोई भी बात नहीं सुनती और इनके बीच थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। अब घर के अंदर जाने के बाद एमी अपना रूम पहचान नहीं पा रही थी और वो ऐसा बर्ताव कर रही थी कि वो पहली बार इस हवेली में आई हो। अब दोस्तों इन दोनों को इस घर में रहकर 2 दिन बीत जाते हैं और अभी तक जेसी को अपना बैग नहीं मिला था। जेसी ब्रेकफास्ट के टाइम पर एमी से कहती है कि उसे राजू से बात करनी होगी, इसलिए अब वो नया मोबाइल खरीदने के लिए जा रही थी। अब यहाँ पर राजीव का नाम सुनकर एमी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप एमी के कपड़ों को ध्यान से देखिए जो कि अलग दिखने लगते हैं। जब जेसी उस रूम से चली जाती है तो एमी घर के अंदर राजीव के फोन के नंबर की डायरी को ढूंढने लगती है जो कि जेसी ने बैकअप के तौर पर रखी हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि अब धीरे धीरे एमी बिल्कुल जेसी की तरह दिख रही थी। उसका चेहरा बदल रहा था। अब उसे राजू का नंबर भी मिल जाता है और वो अपने छुपाए हुए मोबाइल से फोन करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर बेल बजती है। एमी दरवाजा खोलती है तो उसके सामने इंस्पेक्टर रमेश नारायण थे। इंस्पेक्टर रमेश पीने के लिए पानी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें आपका खोया हुआ बैग मिल गया है। अब एमी पानी लाने के लिए अंदर जाती है और यहाँ जेसी आ जाती है। वो इंस्पेक्टर रमेश से अपना बैग लेती है और कहती है कि ये तो किसी और का बैग है। अब एमी रमेश को पानी देने के लिए आती है और यहाँ पर उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये सब देखकर तो रमेश के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने होश संभालता है और जेसी से कहता है कि आप 1 मिनट वेट कीजिए, और वो अपने गाड़ी से दूसरा बैग लेकर आता है। अब इस बैग को देखकर जेसी कहती है कि यही मेरा बैग है और वो रमेश को थैंक्स कहती है। उसके बाद इंस्पेक्टर रमेश अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। अब रात होने के बाद जेसी अपने बॉयफ्रेंड राजीव को फोन करती है पर राजीव जेसी को पहचान नहीं पाता। इन दोनों के बीच थोड़ी फाइट होती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं राजीव जेसी को फोन करके सॉरी कहता है। अब दोस्तों उसने एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट फिक्स किया था और उसे ऐसा जेसी नहीं करने के लिए कहा था। डॉक्टर से मिलने के बाद जेसी कहती है कि मेरी बहन 25 नवंबर 1987 को पैदा हुई थी, लेकिन 18 साल होने के बाद उसकी बॉडी रिवर्स में बदल रही है। फिजिकली और मेंटली 16 साल के बाद उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। अब वो ना ही बढ़ रही है और ना ही घट रही है। उसके माइंड और बॉडी दोनों ही 16 इयर्स के हैं, जहां पर उसकी रियल एज 25 इयर्स है। अब डॉक्टर को ये बात सुनकर हंसी आती है और वो जेसी की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जेसी उसे कई सारे सबूत भी दिखाती है, फोटोज वीडियोस भी दिखाती है और उसके बाद डॉक्टर एमी की फुल बॉडी को स्कैन करते हैं। एमी की रिपोर्ट बिल्कुल भी नॉर्मल आती है। डॉक्टर को लगता है कि ये फोटोज और वीडियोस उसने फोटोशॉप की मदद से बनाए होंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर जेसी को क्लिनिक से भेज देते हैं। उसके बाद राजीव जेसी को घर छोड़ने जाता है और वो उसे दूसरे डॉक्टर को मिलने का आइडिया देता है। अब रात में जेसी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी उसे एमी के पुकारने की आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया, लेकिन उल्टा एमी ही उससे पूछने लगती है कि तुमने उसे क्यों बुलाया। जेसी कहती है मैंने नहीं, तुमने बुलाया था। दोस्तों यहाँ पर एमी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। जेसी अब वापस आ जाती है तो उसका लैपटॉप चेयर पर था, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है। उसके बाद जेसी को फिर से एमी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जेसी फिर से उसके कमरे में जाती है, लेकिन इस बार एमी कहती है कि मेरे बेड के नीचे कोई है। जेसी नीचे देखती है तो वहां पर एक और एमी होती है। वो एमी कहती है कि मेरे ऊपर कौन है, उसे चेक करो। ये देखकर जेसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बेड के ऊपर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी नीचे से काला हाथ जेसी को पकड़ लेता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों तभी उसकी नींद खुलती है, यानी कि ये बस उसका सपना था। लेकिन उसके हाथ में निशान बना हुआ था। उसे देखकर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद हम देखते हैं कि एमी थोड़ा नॉर्मल रहने लगती है। अब ऐसे ही एक रात जेसी एमी को खाना खाने के लिए बुलाने जाती है, जहां पर वो उसके कमरे में एक बुक को देखती है। उसमें डरावनी सी ड्राइंग बनी हुई थी। खाना खाते वक्त जेसी एमी से कहती है कि
तुम वैसे डरावनी ड्राइंग्स मत बनाओ। ये सुनकर एमी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उस पर चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जेसी को एमी बाथटब में मिलती है। ऐसा लग रहा था कि वो खुद की जान लेना चाहती है, लेकिन जेसी उसे बचा लेती है। उसके बाद जेसी राजू को बुलाती है। राजू के घर आने के बाद वो एमी के रूम को चेक करता है। एमी का रूम बहुत ही डरावना था। उसके रूम में अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी और फर्श पर पूरी जगह पानी बिखरा हुआ था। ये देखकर राजू साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की सलाह देता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट एमी को चेक करने के लिए आती है। इस डॉक्टर का नाम था आराध्या। अब वो अकेले में एमी से बात करना चाहती थी, इसलिए जेसी उसे एमी के रूम में भेज देती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो डॉक्टर डरते हुए चिल्लाते हुए उस रूम से बाहर आ जाती है। वो जेसी और राजू को कहती है कि एमी कोई इंसान नहीं है, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वो डॉक्टर भी वहाँ से भाग ही रही थी कि तभी उसके सामने एमी आ जाती है और वो उसे उस हवेली से बाहर जाने से मना करती है। अगर वो इस हवेली से बाहर गई तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ हम जेसी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब ऐसे ही रात में स्विमिंग पूल के पास एमी अनकॉन्शियसली तैर रही थी। जेसी उसे देखती है और पानी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि एमी मर चुकी है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन दोस्तों तभी फिर से जेसी की आंख खुलती है, यानी कि ये भी उसका सपना ही था और राजू उसे संभालता है। दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रमेश जेसी के पास आ जाता है। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि डॉक्टर आराध्या की एक एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई है और उनकी कार में हमें ये ड्राइंग्स मिली है। लास्ट टाइम में वो आपके घर पर आई थी, इसलिए हम आपसे पूछताछ करने के लिए आए हैं। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? दोस्तों जेसी उन ड्राइंग्स को देखकर समझ जाती है कि ये एमी के ही ड्राइंग्स है, लेकिन राजू उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसीलिए वो झूठा बहाना बनाकर पुलिस को कुछ भी नहीं बताती और उसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। दोस्तों उसके बाद हम जेसी को देखते हैं, जो कि राजू के लिए कॉफी बना रही थी। लेकिन जब वो फ्रिज ओपन करती है तब उसमें एमी पजेस हालत में उसे दिखाई देती है। ये देखकर जेसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और वो उसे संभालता है। जब राजू खुद फ्रिज को खुलकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उन दोनों को एमी के रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो सच में एमी पजेस हो चुकी थी। उसे देखकर जेसी कहती है, अब हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें एक एग्जॉर्सिज्म करने वाले की जरूरत है। दोस्तों उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजू और जेसी एक एग्जॉर्सिज्म के पास चले जाते हैं। अब अगले दिन वो आदमी उनके घर पर आता है। वो एमी को बांध कर उसे चेक करता है और उसके बाद वो राजू को कुछ सामान लाने के लिए कहता है। अगले दिन राजू सब कुछ सामान लेकर आ जाता है और एग्जॉर्सिस्ट अपना काम शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जेसी और एमी कुर्सी पर आमने सामने ही बैठी हुई थी और वो आदमी एमी को बांधने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों राजू जेसी को बांध देता है। यहाँ पर जेसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पजेस तो एमी हुई थी। अब वो आदमी मंत्र पढ़ने लगता है और उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे एमी की तरफ देखने के लिए कहता है। जेसी एमी की तरफ देखती है, लेकिन वो एमी नहीं थी। एग्जॉर्सिस्ट कहता है कि ये बॉडी भी तुम्हारी नहीं है। मिरर में देखने पर जेसी खुद को पहचान नहीं पाती। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्रिस्टल बॉल वाला जादू देखने को मिलता है, जिसमें वो एग्जॉर्सिस्ट उस एक्सीडेंट वाली घटना को दिखाता है, जो एक्सीडेंट हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब देखते ही देखते जेसी की आंखें काली हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो आदमी मंत्र पढ़ने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम फिर से उस हवेली में उन दोस्तों को देखते हैं। उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जेसी कौन है और एमी कौन है। समीरा कहती है कि इस घर में उस इंस्पेक्टर और राजू का फोन नंबर होगा, हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें वो नंबर मिल जाता है, लेकिन राजू का नंबर नहीं लगता और शालिनी इंस्पेक्टर को कॉल करती है। वो इंस्पेक्टर से जेसी के बारे में पूछने लगती है। इंस्पेक्टर सबको तुरंत ही उस हवेली से भागने के लिए कहता है। वो हवेली सेफ नहीं है और उस हवेली के राज से तुम अनजान हो। लेकिन दोस्तों उन लोगों को उस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और उसके बाद हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर राजू भी वहाँ पर आ जाता है।
वहाँ पर आने के बाद इंस्पेक्टर उन लोगों को इस हवेली का असली राज बताता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारा एग्जॉर्सिज्म का काम होने के बाद जेसी को होश आता है और वो एक दूसरे ही घर में थी, जहाँ पर उसके सामने डॉक्टर आराध्या भी मौजूद थी। वहाँ पर जेसी अपना नाम श्रुति बताती है। जी हाँ दोस्तों, उस घर में उसकी जुड़वा बहन अमृता, राजीव, इंस्पेक्टर और वो एग्जॉर्सिज्म करने वाला आदमी मौजूद था। दोस्तों यहाँ पर हुआ ये था कि श्रुति खुद को जेसी समझ रही थी और अपनी जुड़वा बहन को एमी मान रही थी। यहाँ इंस्पेक्टर रमेश श्रुति को पूरी कहानी बताता है। वो जनवरी 26 को एक स्टेशन पर गया था। वहाँ पर एक चोर ने 2 बहनों का बैग चुराया। उन दोनों ने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी और उन्होंने अपना एड्रेस विक्टोरिया हवेली लिखवाया था। लेकिन दोस्तों 2 दिन पहले 24 जनवरी को विक्टोरिया हाउस में रहने वाली 2 बहनें कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और उस हवेली के मेंबर ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। पुलिस को स्टेशन पर एक बैग मिलता है जिस पर जेसी नाम था और एक चोर से उन्हें एक और बैग मिलता है जिसमें श्रुति का आईडी कार्ड था। और तभी इंस्पेक्टर को शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जब इंस्पेक्टर हवेली में बैग देने के लिए आता है तो वो वहाँ पर जुड़वा बहनों को देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जो लड़की थी जो अपना नाम जेसी बता रही थी, उसने चोर से मिला हुआ बैग नहीं लिया। उसने तो एक्सीडेंट की जगह पर मिला हुआ बैग को अपना कहा। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि राजीव और अमृता इंस्पेक्टर से जाकर मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रुति और अमृता जब रास्ते से घर पर आ रहे थे तब उन्होंने जेसी का कार एक्सीडेंट होते हुए देखा था और उस एक्सीडेंट में जेसी मर गई थी और जेसी की आत्मा श्रुति के अंदर आ गई। लेकिन जेसी की आत्मा को ये पता ही नहीं चला कि वो किसी के दूसरे के बॉडी में आ चुकी है। उसे अमृता अपनी बहन एमी की तरह दिखाई दे रही थी, इसलिए वो उसे विक्टोरिया हाउस लेकर आई। और दोस्तों अब श्रुति के शरीर में से जेसी की आत्मा को बाहर निकालना था, इसीलिए इंस्पेक्टर, एग्जॉर्सिस्ट राजीव और अमृता ने मिलकर ये सब नाटक रचा। जैसे कि अमृता यानी कि एमी का पजेस होना, डॉक्टर अमृता का डर के मारे उनके घर से भागना और लास्ट में उस आदमी ने एग्जॉर्सिज्म करके जेसी की आत्मा को श्रुति के शरीर से बाहर निकाला। अब दोस्तों यहाँ पर हम फिर से हवेली में आ जाते हैं, जहाँ पर वो चारों दोस्त सच्चाई सुनकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी अचानक समीरा वहाँ से गायब हो जाती है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। इंस्पेक्टर पूछता है कि ये समीरा कौन है। ये लोग बताते हैं कि वही लड़की जो हमारे बगल में बैठी थी। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर उन्हें यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि मुझे तुम 4 लोगों के अलावा यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब वो इंस्पेक्टर उन लोगों को एक कमरे में लेकर जाता है और उनसे पूछता है कि क्या यही समीरा है। वो लोग कहते हैं हाँ यही है। और दोस्तों इंस्पेक्टर कहता है कि यही जेसी है। मतलब दोस्तों अब तक जो समीरा बनकर उनके साथ घूम रही थी वो जेसी की आत्मा थी जो इन लोगों को हवेली में लेकर आई। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें तुरंत ही इस जगह से भाग जाना चाहिए। यहाँ पर आने वाली हर वुमन गायब हो जाती है। तभी अचानक वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है और सभी सामान इधर उधर गिरने लगता है। सब लोग बाहर जाते हैं लेकिन वो 2 लड़कियां अंदर ही फंस जाती है। अब उसके 2 दोस्त अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए फिर से अंदर जाते हैं। इंस्पेक्टर रमेश उन्हें मना कर रहा था लेकिन उसे भी उस हवेली के अंदर जाना ही पड़ता है क्योंकि वो एक इंस्पेक्टर था और उसे इन लोगों की जान बचानी थी। घर के अंदर हम देखते हैं कि जेसी की आत्मा ने जो को पजेस कर लिया था और वो शालिनी को अपनी बहन एमी समझ रही थी। वो दीवार पर लिखती है कि चले जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन वो 2 लड़के अपनी फ्रेंड्स को वहाँ से ले जाना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। लेकिन जेसी की आत्मा इन लोगों को एक एक करके मार डालती है। अब वो इंस्पेक्टर भी उस हवेली में फंस जाता है। और दोस्तों मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जेसी की आत्मा उस कुर्सी पर बैठी हुई थी। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।